कहानी की शुरुआत में हमें थार रेगिस्तान, जो कि भारत में है, दिखाया जाता है, जहां एक रहस्यमय मानवाकृति एक मशाल सी कोई चीज़ लिए खड़ी होती है। यह रेगिस्तान बहुत ही विशाल होता है। तभी एक भविष्यवाणी होती है, मांत्रिक सर्प जाति और नागराज से प्रतिशोध लेने का समय आ गया है। बस इस रेत में सोए जल को जगाना होगा। साथ ही इस दृश्य में हमें एक विशाल सर्प की पूंछ दिखाई देती है, जिसका शरीर यानी फन का हिस्सा रेत की गहराई में गुम हो चुका है। अगले दृश्य में इसी विशाल रेगिस्तान में कुछ पर्यटकों को दिखाया जाता है, जो कि ऊंट पर सवार होते हैं। वहां पर उनके साथ एक गाइड भी होता है, जो बताता है कि मोहनजोदड़ो जैसी कोई विलुप्त प्राचीन सभ्यता इसी रेगिस्तान के अंदर दफन है, पर इसका कोई प्रमाणित साक्ष्य नहीं है। तभी अचानक वहां रेगिस्तान का तूफान आ जाता है। यह तूफान बहुत ही खतरनाक होता है और वहां मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। इसके अगले दृश्य में कहानी सीधी पहुंच जाती है महानगर, जहां रात के अंधेरे में हमें एक फार्म हाउस दिखाया जाता है, जहां कुछ स्टूडेंट्स की पार्टी चल रही होती है। वहां पर मौजूद लोग किन्हीं 5 लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिन्हें अभी तक पार्टी में होना चाहिए था, कि अचानक वहां लाइट चली जाती है। अंधेरे में लोगों को लगता है कि उनके पैरों के नीचे कोई अनजानी चीज है। कुछ देर बाद लाइट वापस आ जाती है और उस हाल का बेहद विभत्स दृश्य हमें दिखाया जाता है, जो कि पार्टी में मौजूद लोगों के शक्त विषक्त शव होते हैं। तभी वहां RIP की टीम यानी मोंटी, ताहिरा, विनाशदूत और गगन आ जाते हैं, जो कि RIP के सदस्य होते हैं। वे वहां पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि लाशों के हाथों में उनके दिल होते हैं। वे सभी लाशों को वहां से पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। RIP की फॉरेंसिक यूनिट में शवों की जांच करके डॉक्टर्स ये बताते हैं कि शवों में से काफ़ी मात्रा में रेत मिली होती है, जो कि थार रेगिस्तान की होती है। यहाँ पर RIP के चीफ इन लोगों को बताते हैं कि थार रेगिस्तान दरअसल में दूसरी दुनिया का पोर्टल होता है, और उसी पोर्टल में से निकली अमानवीय शक्तियों ने पार्टी में मौजूद स्टूडेंट्स को मारा। यहाँ पर विनाशदूत पूछता है कि महानगर और थार रेगिस्तान में तो मीलों का फासला है, फिर वहाँ की रेत यहाँ कैसे आ सकती है। तब गगन कहता है कि अवश्य ही इन स्टूडेंट्स का थार रेगिस्तान से कोई कनेक्शन है। प्रोफेसर के यानी कि RIP के चीफ कहते हैं कि मुझे क्राइम सीन की वर्चुअल इमेज दिखाओ, शायद कोई क्लू मिल जाए। तब विनाशदूत अपनी आंखों के माध्यम से उस हॉल की दीवार पर क्राइम सीन का दृश्य दिखाता है। वे क्राइम सीन की दीवारों पर पड़े हुए खून के धब्बों को जूम करके देखते हैं, तो उन्हें खून के कणों के भीतर एक निशान दिखाई देता है, जो कि दरअसल में एमेंटा का चिन्ह होता है, जिसे मिस्र में मुर्दों को दफनाते वक्त कॉफिन में लगाया जाता था। अब यहाँ पर यह क्लियर हो गया है कि मिस्र की अंधेरी दुनिया की काली ताकतों का हाथ इस कांड के पीछे होता है। यह सभी स्टूडेंट दरअसल आर्कियोलॉजिकल रिसर्च कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि विश्व की ऐतिहासिक जगहों पर पुरानी सभ्यताओं से जुड़ी चीज़ों पर रिसर्च करते हैं। तब उनके यानी RIP टीम के बीच यह डिसाइड होता है कि वे 2 टीमों के रूप में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एक टीम में ताहिरा और मोंटी होंगे, जिनका मिशन उन 5 स्टूडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना होगा। दूसरी टीम विनाशदूत और गगन की होगी, जिनका मिशन थार रेगिस्तान में जाकर उस दूसरी दुनिया के पोर्टल की जांच करना होगा। अपने मिशन पर भेजने से पहले चीफ उनसे कुछ विशेष तैयारियां करने को कहते हैं, जो कि उनके इस मिशन में बहुत काम आएगी। वे सीधे उन्हें RIP के स्पेशल वेपन्स रूम में लेके जाते हैं, जहां कुछ बहुत ही अत्याधुनिक हथियार होते हैं। इस बार इनका मुकाबला किसी इंसानी शैतानी ताकतों से नहीं, बल्कि काली आत्माओं से होना था। वहां पर 3 मुख्य हथियार हमें दिखाए जाते हैं, जो कि इस प्रकार। पहला PPD गन यानी पैरानॉर्मल पावर डिमोलिशर गन। इस गन के कारतूस खास चंदन की लकड़ियों से बने होंगे। इन कारतूसों के अंदर अभिमंत्रित गंगा जल और लोबान का मिश्रण होगा। दूसरे नंबर पर स्टॉप वॉच जैसा नज़र आने वाला PPS यानी पैरानॉर्मल पोजिशनिंग सिस्टम डिवाइस। इस डिवाइस से यह अपने आसपास
के 100 किलोमीटर के दायरे में मौजूद किसी भी पैरानॉर्मल ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी को कैच कर सकते हैं। दूसरा, आर्टिलरी केस। इसके अंदर पीपीडी और पीपीएस के साथ साथ कई छोटे बड़े हथियार होंगे। इस आर्टिलरी केस की खास बात यह होगी कि यह किसी भी तरह की सिचुएशन को एनालाइज करके इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम खुद ही इन्हें वह हथियार सजेस्ट कर देगा जिससे पैरानॉर्मल पावर्स को ख़त्म किया जा सके। साथ ही साथ यह डिवाइस खुद ही गायब और प्रकट हो जाने की क्षमता लिए होंगे, जिससे कि इन्हें मिशन पर हर वक्त साथ ढोने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसको खास सिचुएशन को माइंड फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रक्शन देकर प्रकट करवाया जा सकता है। इसके लिए उन्हें सिर्फ उस हथियार का नाम लेना होगा और वो तुरंत प्रकट हो जाएगा। इसके बाद प्रोफेसर के उन्हें एक फ्रीक्वेंसी ट्रैकर भी देते हैं, जिससे वे चारों अलग अलग हो जाने पर भी आपस में कनेक्ट रहेंगे। प्रोफेसर के ताहिरा और मोंटी को एक रोल्स रॉयस फैंटम प्रोवाइड करते हैं, जिसके द्वारा वो मिशन पर जाएंगे। विनाशदूत और गगन में उड़ने की क्षमता होगी, इसलिए वे उड़कर मिशन पर जाएंगे। अब ये लोग अपने अपने मिशन की ओर रवाना हो जाते हैं। अगले दृश्य में हम एक बार फिर से थार रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। इस बार फिर से एक बार पर्यटकों का ऊंट पर सवार समूह दिखाया जाता है। यह उस खतरनाक तूफान के बारे में बातें कर ही रहे होते हैं जो 2 दिन पहले आया था, जिसमें पर्यटकों का एक समूह अपने गाइड के साथ साथ मारा गया था और साथ ही वह सब रेत में दफन हो गए थे। तभी फिर से वो तूफान वहाँ आ जाता है। वे सब वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वे देखते हैं कि तूफान ने उनका रास्ता रोक लिया होता है, एक आकृति के रूप में। अचानक ही कुछ अजीब तरह के लोग वहाँ प्रकट हो जाते हैं, जो धड़ के ऊपरी भाग से तो मानव और नीचे के भाग से सर्प की तरह होते हैं, पर वे दुश्मन नहीं दोस्त होते हैं। वे सभी पर्यटकों के आसपास एक सुरक्षा चक्र बना देते हैं और अपनी नाग शक्तियों से उस तूफ़ानी आकृति पर हमला कर देते हैं। इनके प्रहार करते ही तूफ़ान के अंदर से ममीज़ बाहर आ जाती हैं। नागमानव ममीज़ को देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये ममीज़ तो इजिप्ट में पाई जाती है, ये यहाँ कैसे। वे ममीज़ इन पर काउंटर अटैक करना शुरू कर देती है। ममीज़ के हथियार उनके बदन पर लिपटी हुई उनकी कपड़े की पट्टियाँ होती है, जिनसे नागमानवों के शरीर गलने लगते हैं। वे नागमानव मानसिक तरंगों के जरिए बुला लेते हैं नागराज को। नागराज के साथ होती है अग्निका, जो मिलकर ममीज़ को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। नागराज के साथ में सरपट यानी नागराज की सवारी भी होता है। नागराज पर्यटकों से कहता है कि वे सरपट की पीठ पर बैठ जाए ताकि उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके। ममीज़ और नागमानवों की फाइट में बहुत सारे नागमानव जो कि नागराज के सैनिक होते हैं मारे जाते हैं। एक नाग सैनिक मरते मरते नागराज को कुछ राज की बातें बताता जाता है, जो कि हम आगे जानेंगे। उधर ताहिरा और मोंटी आर्कियोलॉजी कॉलेज ऑफ रिसर्च पहुंच जाते हैं। वहां के प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं कि मारे गए सभी स्टूडेंट्स का ग्रुप कॉलेज के ही प्रोफेसर वैश के नेतृत्व में देश के अलग अलग हिस्सों पर रिसर्च कर रहे थे। वहां उन्हें प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिलने की उम्मीद थी। उनका आखिरी स्पॉट थार रेगिस्तान था। ताहिरा और मोंटी वहां से सीधे डॉक्टर वैश के घर जाने के लिए निकलते हैं। उन्हें पता चलता है कि उस ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स अभी भी जीवित हैं, जिन पर अभी तक कोई हमला नहीं हुआ। इन्हीं 5 स्टूडेंट्स को तेज़ी से एक कार में डॉक्टर वैश के यहाँ जाते हुए दिखाया जाता है। वे काफ़ी घबराए हुए होते हैं, शायद उनके पीछे कोई लगा हुआ था। वे पाँचों जैसे ही डॉक्टर वैश के घर पहुँचते हैं और घर के अंदर जाते हैं, वहाँ पहुंचकर वे हैरान और चकित रह जाते हैं। सामने ही डॉक्टर वैश बहुत बुरी हालत में होते हैं। उन पर एक परजीवी ने हमला कर उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया होता है। स्टूडेंट्स बहुत डर जाते हैं। वे वहाँ से भाग निकलना चाहते हैं, पर किसी अज्ञात शक्ति ने उन्हें जड़ कर दिया होता है। वे हिल भी नहीं पा रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ मोंटी और ताहिरा आ जाती है। जब वे वहाँ मोंटी उस अज्ञात शक्ति पर अपनी पीपीडी गन से फायर करता है कि तभी वो अज्ञात शक्ति रेत के बाउंडर का रूप लेकर वहाँ से निकल जाती है। इधर नागराज थार रेगिस्तान में दिखाया जाता है, जहाँ पर वह उसी तूफानी काली शक्ति से मुकाबला कर रहा होता है। तभी अचानक नागराज के पैर रेत में धंसने लगते हैं और वह एक दलदल होता है और नागराज उस दलदल के अंदर की ओर चला जाता है। इधर महानगर में मोंटी और ताहिरा 5 स्टूडेंट्स को सुरक्षित डॉक्टर वैश के घर से अपनी कार में लेकर निकल रहे होते हैं कि अचानक वहां पर वही रेतीला तूफान उन्हें घेर लेता है और उस रेतीले तूफान में से मिस्र की वही ममीज़ बाहर निकल कर आ जाती है। मोंटी अपनी गन से उन ममीज़ पर फायर करता है
अगले दृश्य में हमें गगन और विनाशदूत को दिखाया जाता है जो कि थार रेगिस्तान में पहुंच गए होते हैं। वे वहां पहुंचे ही होते हैं कि उनके सामने वही रेतीला तूफान आ खड़ा होता है और इस बार उस तूफानी बवंडर के अंदर से बहुत बड़े और खतरनाक स्कॉर्पियंस यानी कि बिच्छुओं का दल निकल आता है। विनाशदूत इस मुसीबत का सामना करने के लिए तुरंत पीपीडी गन को एक्टिवेट कर देता है। जब वो पीपीडी गन का यूज़ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पीपीडी गन से निकली गोलियों का कोई भी असर स्कॉर्पियंस पर नहीं हो रहा होता है, यानी कि यह स्कॉर्पियंस परजीवी पैरानॉर्मल पावर्स नहीं होते हैं बल्कि वे वास्तविक रूप में ही इतने विशाल होते हैं। गगन के पास एक ऐसी रिंग होती है जिसकी मदद से वो किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग को हूबहू वर्चुअल इमेज तैयार कर सकता है। वो उसी रिंग का यूज़ करके स्कॉर्पियंस की वर्चुअल इमेज बना लेता है और एक बिच्छू को ख़त्म कर देता है। पर उसे एक बिच्छू के मरते ही वहाँ पर उसी की तरह बहुत सारे बिच्छू आ जाते हैं। पर गगन की रिंग इतने सारे स्कॉर्पियंस की इमेज एक साथ नहीं बना पाती। यहाँ तक कि विनाशदूत की इंफ्रारेड किरणें भी अब उन बिच्छुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाती है। वे बुरी तरह से चारों ओर से खतरनाक बिच्छुओं के दल से घिर जाते हैं। उधर नागराज जमीन के अंदर धंसता हुआ एक बहुत ही बड़े हॉल में पहुंच जाता है। वो उस अंधेरे हॉल में अपनी नाग दृष्टि से देख लेता है कि वहाँ खंभों पर मशालें लगी हुई होती हैं। वो एक मशाल जलाता है और अचानक सभी मशालें रोशन हो जाती है। उन्हीं मशालों की रोशनी में वह देखता है कि उसके चारों तरफ वह स्क्रेप्स यानी मिस्र में पाए जाने वाले मांसाहारी कीड़ों की सेना से घिर चुका है। तभी कीड़े एक साथ इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और अब वे एक विशाल आकृति का रूप ले रहे होते हैं। वे कीड़े इतने खतरनाक होते हैं कि एक भी कीड़ा यदि किसी भी इंसान के जिस्म को छू ले तो वह कीड़े उसके जिस्म को चाशनी की तरह चाट जाएंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे सभी हीरोज़ बुरी तरह से घिर गए हैं। ताहिरा उन 5 स्टूडेंट से अपनी कार के अंदर बैठकर बातें कर रही होती है। तब वे स्टूडेंट्स ताहिरा को बताते हैं कि डॉक्टर वैश के नेतृत्व में वे सभी एक दल के रूप में काम कर रहे होते हैं। उनका काम था कि विश्व की पुरातन जगहों पर जाकर रिसर्च करना ताकि समय की धारा में खो चुकी प्राचीन सभ्यताओं का पता लगाया जा सके। इसी सिलसिले में वे एक दिन पहुंच जाते हैं थार के इसी विशाल रेगिस्तान में। वहां वे महीने भर तक रिसर्च करते हैं पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। निराश होकर वे वहां से निकलने की सोच ही रहे होते हैं कि डॉक्टर वैश उन्हें हमनू पात्रा के बारे में बताते हैं। दरअसल हमनू पात्रा उस जगह का नाम होता है जिसे मौत की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह वो जगह होती है जहाँ प्राचीन मिस्र के लोग अपने बादशाह यानी फ़राओ को पूरे शाही खजाने के साथ दफनाते थे। वह उसके शव को दफनाते वक्त उसके अंदर के ऑर्गन्स जैसे दिल, किडनी, लीवर आदि को निकाल लेते थे। डॉक्टर वैश उन्हें सन 1950 का एक पुराना अखबार दिखाते हैं